बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 7 बरस बीत गए, जिसके ज़ख्म आज भी हरे हैं। मासूम बच्चों की कुर्बानी ने पूरी कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ यकजा कर दिया। आज वतन अज़ीज़ के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों का ख़ात्मा कर दिया गया है। वाक़े में मुलव्वस 9 दहशतगर्द मौका पर ही हलाक हुए, जबकि गिरफ्तार 6 दहशतगर्दों में से 5 को फांसी दे जा चुकी है, जबकि एक का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पाक फ़ौज की जानिब से अब तक 1545 मिलियन रुपए में से ज़ायद रकम शुहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन की दादरसी के लिए खर्च की जा चुकी है। APS वाक़े के बाद पाक फ़ौज ने पूरी कौम की हमायत से दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए फ़ैसला कुन जंग का आगाज़ किया। 50 बड़े और 1200 से ज़ायद छोटे ऑपरेशन किए गए और इनके नतीजे में 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया क्लियर किया गया, जबकि 18,000 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए गए। मुल्क के अंदर जहां ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब चल रहा था और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के ज़रिए दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया गया, वहीं सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए 2611 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग का बेड़ा उठाया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 7 बड़ी दहशतगर्द तंजीमों का भी कला कमा किया गया। बिलाशुबा मौर्रख लिखेगा कि पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर बदतरीन चैलेंजेस का जिस बहादुरी से मुकाबला किया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर, वफाकी सेक्रेटरी हैं मजहबी अमूर के, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं खेलदास कोस्तानी, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। 7 साल गुजर गए, 132 बच्चे हमारे शहीद हुए, 150 से ज़ायद ओवरऑल शहादतें हुई। हम मूव ऑन नहीं कर सके। एक बड़ा मुश्किल वक्त है और हर साल जब ये दिन आता है, एक बड़ी तकलीफ दे पूरा वो सारा रिवाइव होता है। क्या कुछ हुआ, किस तरह हुआ, वो कहते हैं कि वक्त जो है वो मरहम रख देता है, लेकिन ये एक ऐसी तकलीफ है जिससे पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा। अगर हम लोग नहीं निकल पा रहे तो उनके अपने वालदैन, उनके बहन भाई, वो न जाने क्या सोचते होंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर जी? बहुत शुक्रिया मंसूर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और दोनों साथियों को मेरा सलाम। देखिए, ये इतना बड़ा सानिया है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जब भी पाकिस्तान जब तक है और क़यामत तक इस सानिये को याद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी कुर्बानियाँ होंगी तरक्की के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जहाद के लिए, जंग के लिए, जो भी सूरत हाल होगी, उनमें ये मासूम बच्चों का खून जो है सर फहरिस्त लिखा जाएगा। देखिए, ये वो बच्चे थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, जो दरस व तदरीस से ताल्लुक रखते थे, जो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बच्चे, जो स्कूल के बच्चे थे, जो अपनी तालीमी सरगर्मियों के लिए स्कूल आए हुए थे, और दहशतगर्दों ने उसको मतलब टारगेट किया। क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि बच्चे जब किसी स्कूल में होते हैं, उनके तो जहनों में भी नहीं होता, ना उनके माँ बाप के जहनों में होता है कि कोई खुदा न खास्ता अभी हमने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है तो उसके बाद कोई ऐसा वाकया पेश आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये कौन सी ऐसी जंग है, जो कौन सी ऐसा वो है कि जो बच्चों से जंग लड़ी जा रही है। भाई, बच्चे जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, जो बच्चे मुल्क के मेहमान हैं, उनके ऊपर आपने गोलियां बरसा दी, तो किस मकसद के लिए? इसके पीछे क्या आप हासिल करना चाहते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को शहीद करने के बाद पाकिस्तानी कौम को आप कमजोर कर देंगे, तो ये उनकी भूल थी, बल्कि पाकिस्तानी कौम उसके बाद बहुत और मजबूत होकर उभरी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया के आलमी अमन के अंदर इन बच्चों का खून जो है वो सर फहरिस्त लिखा जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी दुनिया में ऐसा वाकया नहीं हुआ जो पाकिस्तान ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और उनकी वो शहीदा के माँ बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, अपनी सरजमीन के साथ खड़े हुए, अपनी कुर्बानियों को, अपने बच्चों की कुर्बानियों को जो है उन्होंने पाकिस्तान के बका के लिए उसके नाम की। तो मैं क्योंकि जाती तौर पे उन बच्चों की माँ बाप से मिला भी था, मैंने उन्हें दावत भी दी थी जब वो कराची आए थे कायदे आजम के मज़ार पे। उसके बाद मैंने खाने पे भी उनको बुलाया था,
और उनके हौसले देखकर आप यकीन करें कि मुझे बड़ा सीना बड़ा ठीक, मतलब एक ठीक। फखर से चौड़ा हो गया बिल्कुल ठीक। था आफ्ताब भाई कि हम पॉइंट आ इतने गया जी। अजीम ठीक, बच्चों के माँ बाप से मुलाकात में कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। कोहस्तानी भाई जरा मुझे बताइएगा, दहशतगर्दों ने यह हमला किया था कि पाकिस्तान को डिमोरलाइज किया जाए, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के अंदर डर और खौफ फैलाया जाए और बहैसियत एक कौम हमें तोड़ा जाए, लेकिन वो उस मकसद में कामयाब नहीं हुए। आज जो पाकिस्तान की कंडीशन है, एटलीस्ट वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर पूरा मुल्क एक पेज पर है, कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को जी? मंसूर काजी साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं तो एक मेरे भाई आफ्ताब जहांगीरी साहब ने जो मौक़िफ़ दिया उसकी भी मुकम्मल तायद करता हूँ। उसको आगे बढ़ाते मैं कहूँ, लेकिन बात ये, पाकिस्तान 80,000 से ज्यादा सिविलियन और पाक फौज के जवानों ने कुर्बानियां दी है और आज तक हम देते हुए आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ, दुनिया जो है आंखें बंद कर देखती हुई है। ये जो हमारे बच्चों की कुर्बानी है जो इस दहशतगर्दी के जंग में शिकार हुए, और हमारे मासूम बच्चों की जो कुर्बानी में दुनिया की तारीख में ऐसा कोई अफसोसनाक वाकया मैंने तो नहीं देखा जो बच्चों को शहीद किया गया। तो हम कुर्बानी भी दे रहे हैं मगर हमें तना भी किया जा रहा है, और आज दहशतगर्दी के जो बादल है वो मंडलाए हुए हैं। हमारा उस वक्त जब ये वाकया हुआ था तो आपने जब कौम यकजूट की बात की तो उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान छोड़ा गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और तमाम सियासी कायदीन और हमारी सिविल और जो हमारी आर्मी फोर्स थे सब हम इकट्ठे थे, और आज भी जो दहशतगर्दी है हम सब एक है। ठीक, कौम हम सब एक मुकाबला भी कर रहे हैं और करेंगे। मगर मेरी सिर्फ दुनिया से जो आलमी इदारे हैं या जो सुपर पावर है उनसे ये गिला है कि हमें इसमें अकेला क्यों छोड़ा गया है। हम सब कुछ आज भी हम अगर आप खित्ते में देखें तो हम चाहते हैं कहीं पे भी कोई दहशतगर्दी ना हो, अमन हो। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल देखते हैं, पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान वही किरदार अदा कर रहा है। और आज भी हम ये मसाइल वाकया हो या कोई ऐसे कोई अफसोसनाक साने होते हैं तो हम तो फेस कर रहे हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं, मगर हमें हमारे केस को समझा नहीं जा रहा है। हमारी कुर्बानियों का कोई वो जवाब नहीं मिल रहा है हमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है खेलदास भाई ने भी, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी, आज भी शायद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है जो हम बॉर्डर के ऊपर देख रहे होते हैं, लेकिन दुनिया पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, नंबर 1। और नंबर 2, APS को लेकर हर साल ये दिन जब आता है बड़ा तकलीफ दे ये दिन होता है। सर कोई मैसेज बहसियत कौम हमने हासिल किया, कुछ हमें समझ आई, कुछ हमने सीखा है इस दिन से? बात यह कि मेरे दोनों दोस्तों ने जो बात की है मैं उसकी मुकम्मल तायद करता हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। अब बात आ जाती है कि हमने इससे सीखा क्या, हमने इससे हासिल क्या किया, दुनिया हमें कैसी नज़र से देखती है। बात यह है कि ये एक अकेला वाकया नहीं था, अगरचे ये बहुत ही अंदोनाक वाकया था, इसके अलावा भी बहुत सारे वाकयात हुए। ये एक ऐसा वाकया था जिसमें कि दुश्मन ने, वो दुश्मन जो कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता था, एक ऐसे सेंसिटिव टारगेट को सिलेक्ट किया जिसमें उसने समझा कि यहाँ पे फौजी बच्चे भी हैं, सिविलियन बच्चे भी होते हैं उसमें साथ, तो उन्होंने कहा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दी जाए। तो उन्होंने ये हमला किया, बहुत ही बुज़दिलाना हमला था, और मेरी उन सारे वालिदैन के साथ उनका तल्लुक़ था किसी भी पेशे से हो, मैं मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करता हूँ उनके साथ, बहुत अफसोस करता हूँ कि ये वाकया हुआ। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर हमारा कौमी किरदार क्या होना चाहिए। बड़ा अच्छा हुआ कि इसके बाद APC एक हुई जिसकी मदद से हमने नेशनल एक्शन प्लान एक तरतीब दिया जिसके ऊपर काफ़ी सारा अमल हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा अमल उस पर होना बाकी है। ठीक, खास तौर पे हमारे कुछ इदारे हैं जिनमें इस्लाहात की ज़रूरत है, जिनको इस्लाहात होनी चाहिए, उनको इस्लाहात हमें करनी चाहिए। फौज उस वक्त से लेकर बल्कि उससे बहुत पहले से फौज इस काम पे लगी हुई थी, और आज हमें इस बात का थोड़ी तसल्ली भी है कि वो अफगानिस्तान जहाँ पे अशरफ गनी और उससे पहले हामिद करजई और उससे पहले अमेरिकी बहुत बड़ी फौज थी, वहाँ से हमारे ऊपर हमले होते रहे। ठीक,
और ये हमला भी उसकी प्लानिंग वहीं पे की गई थी। ये हमला वहां से हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वहां पे वो लोग नहीं है। हाँ। वहां पे एक ऐसी हुकूमत है जो कि पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी यकीन दिला रही है कि आइंदा कोई हमला उनकी सरजमीन से हमारी सरजमीन के ऊपर नहीं होगा। ठीक ठीक। और अगर होता है तो उसमें मेरे ख्याल में मुश्तरका एक्शन भी लिए जा सकते हैं और लेने भी चाहिए। पॉइंट आ गया जी। ठीक। फौज का ताल्लुक है, फौज आज भी वो जंग लड़ रही है और आइंदा भी लड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह इन लोगों को मुकम्मल शिकस्त देने तक ये जंग जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब भाई, जैन साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसी बात को ही आगे लेकर चलना चाहूंगा। एपीएस एक टिपिंग पॉइंट था और उसके बाद हमने देखा कि आज ये जो अब डिस्कशन हो रही है और एक डिबेट हो रही है और हुकूमत बात कर रही है और हम लोग देख रहे हैं गुड तालिबान बैड तालिबान वाला ये जो एक डिबेट है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर क्या आप समझती हैं? मतलब एक हम उसको अंडू नहीं कर सकते, हम एपीएस के जख्मों को अंडू नहीं कर सकते। जिस तरह आपने खुद कहा क़यामत तक ये हमें उसी तरह सुलगता रहेगा ये दर्द जिस तरह उस दिन हुआ था। लेकिन मूव ऑन करेंगे हम लोग जब इनसे ये बात करते हैं कि जी गुड तालिबान बैड तालिबान, ये किस तरफ फिर चीजें लेकर जाएंगे जी आगे? अच्छा देखिए मंसूर, पहली बात तो ये कि मैं तो अब ये समझता हूँ कि हमें हम इसमें से निकलना चाहिए कि गुड तालिबान और बैड तालिबान। उसकी वजह यह है कि अगर गुड तालिबान है तो अफगानिस्तान के लिए है और अगर बैड तालिबान है तो अफगानिस्तान के लिए होना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वहां पर तालिबान की हुकूमत है, उन्हें अपने मामलात को निपटना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती कह लें इसको कि जी हमारे और उनके बॉर्डर एक है, हमारे और उनके बास चीजों में इकदार एक है, क्योंकि हमारा कल्चर केपीके के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर मिलता जुलता है और वहां पर एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां भी हैं और एक दूसरे के पास आना जाना है। वो जो बॉर्डर है जिसकी वजह से जब उसमें वहां से अफगान रेफ्यूजीज आए 30 लाख के करीब, तो पाकिस्तान ने उनको तहफुज दिया। अब वहां पर उनकी अपनी जाती लड़ाई है। देखिए पाकिस्तान से तो उनकी लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान से तो वो ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान से अगर गुट का तालिबान है तो वो ये चाहते हैं कि जी आप हमारे साथ खड़े हो और हमें मजबूत करें। जैसे आजकल उनकी माशी सूरत-ए-हाल बहुत खराब है, उसमें उनका वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना एक किरदार अदा करे। इसी तरह बैड तालिबान के पीछे वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। देखिए उनका मकसद अफगानिस्तान के अंदर नहीं, उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करना है। अगर वो समझते हैं पाकिस्तान कमजोर होगा तो अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक भी कमजोर होंगे, तो वो अफगानिस्तान को कमजोर करने के लिए जो, क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन हमेशा आपके घर से दुश्मनी निकालता है, आपके घर के अंदर पैदा करता है दुश्मन है, उसको चाहे कोई भी इनाम लेने, जब तक गद्दार जो है ना मीर सादिक और मीर जाफर आपके अंदर नहीं होंगे आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो वो बैड तालिबान कह लें, उनको गुड तालिबान कह लें, लेकिन अगर मैं तो अपने लोगों से ये कहूंगा जो पाकिस्तान में रहने वाली कुव्वतें हैं उनसे ये कहूंगा कि कम से कम अपने मुल्क के साथ वफा करें। अपने मुल्क को मजबूत करें और किसी और के आलेकार ना बने, ना किसी के आलेकार बने। तालिबान की मदद हमने करनी है, जो अखलाकी और हमारी शरई है जिम्मेदारी है उसे हमने निभाना है बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पड़ोसी के। लेकिन हमें अपने आप को मजबूत रखना है ताकि हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी तो हम दुनिया के अंदर एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरेंगे। और अपने हमारे इतने मसाइल हैं। ठीक आफ्ताब भाई, पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, पीटीआई के साबिक रहनुमा और जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपने घर खुद नहीं चलाया। इब्तदा के अंदर जहांगीर तरीन वाले ग्रुप 30 लाख रुपया माहवार देते थे और उनका घर चलाते थे। फिर ये हुआ कि 30 लाख की बजाय 50 लाख देना शुरू हो गए। जस्टिस वजी के इल्ज़ामात पर जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म की ढाल बनकर सामने आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन जस्टिस वजीउद्दीन के इल्ज़ामात के दिफा में जहांगीर खान तरीन और शहबाज गिल का ये कहना है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं थी, जबकि जस्टिस वजी अपनी बातों पर डट गए हैं। जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान के घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, ये कहना उनका है, लेकिन हाँ पार्टी के लिए ज़रूर दिया। हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्ज़ामात पर क्रिमिनल केस दायर करने का ऐलान किया है और फवाद चौधरी का कहना है कि हत्ते इज़्ज़त का केस
फाइल कर रहे हैं। बनी गाला से मुतल्लिक बयान को बेजा उछाला गया। मीडिया से पगड़ियां उछालने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। इस वक्त मीडिया की आज़ादी को ख़ास मुहिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खेलदास भाई, मुझे ज़रा बताएं तो सही, ये वजीउद्दीन साहब का ये जो इंटरव्यू, और उसको ऑब्वियसली सारे मीडिया ने उसको हाईलाइट भी किया, आगे भी चीज़ें लेकर चली, ये आप लोग क्या समझते हैं, मुस्लिम लीग नून क्या समझती है? ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जस्टिस वजी की तरफ से, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? जी मंसूर साहब, देखें, सिर्फ एक वजीउद्दीन साहब नहीं है। वजीउद्दीन साहब एक बड़े अच्छे इंसान है और वो खुद इनको फंडिंग केस में न रहे, वो भी इनका हिस्सा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़े एलिगेशन है पर मैं समझता हूँ ये चलने के लिए है। क्यों नहीं उसका नोटिस लेते, क्यों नहीं इस पे जो इल्जाम है, तो जो बात ये कह रहे हैं कि ये तस्दीक हुई है, कि मुझे ये बताएं, आज इनको याद आया, खुद वजीर आजम जब कंटेनर पे बैठा होता, वजीर आजम नवाज शरीफ पे जो झूठे इल्जाम आज तक लगा रहा है, नहीं उसको आज तक वजीर आजम है, जब सब कुछ उसके हाथ में है, फिर भी ये इल्जाम, ये चोरी के, ये डाकों के, ये लूट मार की, अगर खुद शहबाज शरीफ साहब पे लगाए, खुद जो साहब साहब थे, तो उनका जवाब अदालतों में भी इन्होंने जमा नहीं कराया। ये क्यों कहते हैं कि भाई इसकी तस्दीक हुई है और उसको हम ये जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे? तो खुद तो ये सारा काम करते आए हैं। मैं समझता हूँ जो भी वजीउद्दीन साहब ने बात की, ये तो हम सालों साल से कह रहे हैं कि किस तरह इमरान खान का घर चलता है, किस तरह इन्होंने पॉलिटिक्स में आया है, किस तरह इन्होंने ये सारी इन्वेस्ट की और किस तरह इन्वेस्ट निकाली है। मजेदार जो बात है, ये जो अंगीर तरीन हो या और जो लोग हैं, आप देखें ना, इस मुल्क में आटा, चीनी, पेट्रोल, जो सारे अद्वियात का बहरान हुआ है, वो जो डाके डाले वो इन लोगों ने डाले हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा है। तो जाहिर जो लगाएगा, व्यापारी जो भी लगाएगा, 1 रुपया लगाएगा, 10 रुपया करके निकालेगा। इन्होंने तो जितना लगाया है उसको, मतलब मैं समझ इस कौम का और इस मुल्क का, जो हमारा और आपका टैक्सेस इतने निकाले, इतने डाके मारे, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मैं समझता हूँ इदारे मौजूद है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये हकीकत है, कोई उसने झूठ नहीं बोला। और सबसे ज्यादा अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पे आ जाए, तो मैं समझता हूँ सब पता लग जाएगा कहाँ से पैसे आए, किस अकाउंट में गए, कौन इस्तेमाल करता रहा। पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल पॉइंट आ गया खेलदास भाई, आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का जी मैं एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं और जरा ब्रेक से वापस आते हैं तो इस आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि आज शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा है कि जी हमने तमाम तर एविडेंस प्रोवाइड कर दिया और अब अदालतों के फैसला डिसाइड करेगा क्या होने जा रहा है। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जल साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। सर, जस्टिस वजीउद्दीन के जो इल्ज़ामात हैं, जो इंटरव्यू है, जिसके बाद उसके बाद जिस तरह का रिबटल आ रहा है, जो कहा जा रहा है, जो जस्टिस वजीउद्दीन की ज़ात के ऊपर कहा जा रहा है, जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, वो हम सबको पता है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा। सर ठीक है, ऐसे ही है पाकिस्तान की सियासत, दिस इज़ व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल अरीना, के ऐसे ही चीज़ें चलेंगी। अगर कोई इक़्तिदार में आ गया है तो उसके बारे में ये कहो, और अगर कोई भी चीज़ आपकी पसंद की नहीं है तो फिर उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दो एंड ऑल दैट। सर ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए सर जमहूरियत में। सर आपका म्यूट हुआ है मेरे ख्याल में, जल साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आफ्ताब भाई सेम क्वेश्चन विद यू, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा मंसूर भाई, मैं जी मंसूर भाई, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में आप जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, शायद इतने जस्टिस वजीउद्दीन साहब को कोई नहीं जानता होगा जितना मैं जानता हूँ। आई एम श्योर। उसकी वजह यह है कि मेरा पिछले 40-45 साल से उनके साथ, उस फैमिली के साथ ताल्लुक है और मैं उनके पास बहुत करीब था। जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की तो उस दिन सुबह भी नाश्ते पर मुझसे मशवरा किया गया था कि आफ्ताब भाई हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था आप पीटीआई में आए। अच्छा, जब वो पीटीआई में आए थे तो उसके बाद मुसलसल वो पीटीआई का हिस्सा थे और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, खान साहब ने उनको बहुत इज्जत देते थे।
जब किसी भी स्टेज पर वो बैठे होते थे तो अपने बराबर वाली सीट उनको दी जाती थी, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही थी, और ये समझा जा रहा था कि वो आने वाले वक्त में अगर पीटीआई की हुकूमत आएगी तो मुल्क की सदारत शायद उनके हिस्से में जी आए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूं ताकि लोगों का अंदाजा हो जाए कि हुआ ये कि एक हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ जिसमें लोगों को शिकायत हुई कि जी इस इलेक्शन के अंदर कोई आपस में मतलब साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। तो उसका कमेटी के इंचार्ज इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस वजीउद्दीन साहब को बनाया। और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने अपने एक तहकीकात करके और इंक्वायरी करके अपना एक रिपोर्ट जो थी वो इमरान खान साहब तक पहुंचा दी। अब इमरान खान साहब देखें, इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि आप इंक्वायरी करके मुझे बताएं, उन्हें ये नहीं कहा था कि आप कोई फैसला सुनाएं, समझे ना। उन्होंने इंक्वायरी की, इमरान खान साहब तक दे दी, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन वो बज़िद थे कि जी जो मैंने इंक्वायरी की है उसके मुताबिक आप फैसला करें। देखें, पार्टियों के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, पार्टी के सरबराह को बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उन्होंने उनको कहा भी कि ठीक है, वक्त आने पर देखेंगे इन चीजों को, लेकिन वो बज़िद थे कि जी नहीं, मैंने जो कह दिया है, आप उनकी तबीयत से वाकिफ हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं क्योंकि जाती तौर पे जानता हूं, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो कह दिया बस वो करें आप। उस पर उनका इख्तिलाफ हुआ। फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई। देखिए, पार्टी बनाई और वो आम लोग या आम इत्तेहाद लोग जो बनाई पार्टी, मेरे ख्याल में उसके बाद उस पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ हो गया उनका, उस पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ हो गया, फिर उसके एक अलग ग्रुप में चले गए। मैं ये समझता हूं कि इतने बड़ी शख्सियत को ये कहना कि जी इनका घर का ये एक सस्ती शोहरत के लिए है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने कुछ अरसे से उन्हें मीडिया में नहीं देखा था, वो छोटी मोटी तकरीबात में जाते थे, लेकिन ये खबर देने से, ये खबर आने से उन्हें मीडिया में लिया गया। कल उन्होंने एमक्यूएम से मुलाकात की और आपने उस वक्त मकबूल सदीकी साहब के चेहरे की तासुरात देख रहे थे कि वो किसी और मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे और वो कोई और मौजू छेड़ दिया, क्योंकि सहाफी हजरात ने सवाल ऐसा कर दिया उनसे, तो अब उनकी आदत का हिस्सा कि वो पूरा तफसील से जवाब देंगे। देखिए, मैंने कभी नहीं पूछूंगा मैं मंसूर से या खेलदास से या जनरल साहब से कि आपका किचन कैसे चलता है, क्योंकि अगर मेरे पैसों से चलेगा, कौम के टैक्सों के पैसों से चलेगा, चोरी के पैसे से चलेगा, तो मुझे बिल्कुल हक पहुंचता है कि मैं पूछूं कि जनरल साहब आपने मेरा पैसा लूटा है और उससे आप अपनी ये याशी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जाती हैसियत में कोई किसी के साथ कर रहा है तो कोई, यहाँ पर आपको पता है अकीदत के अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं जब जिस बंदे ने के ऊपर इल्जाम लगाया गया उसने इसकी तरतीब कर दी, तो फिर इस मौजू पॉइंट आ गया जी। आफ्ताब भाई आपका पॉइंट आ गया। जल साहब आपको आवाज आ रही है सर मेरी? अब जल साहब को आवाज नहीं जी आ रही। सर आपकी आवाज जी करा रहे हैं जरा, ठीक। अच्छा खेलदास भाई, मुझे आप एक चीज बताएं, एक पर्सनल डिफरेंस हो गया और उसके बाद जस्टिस वजी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, जो अभी पूरी बात जो ओरिजिनल बात थी वो मेरे ख्याल में आफ्ताब भाई ने बड़े कैटेगोरिकली नेशनल मीडिया पे बता भी दी है कि जी ये इशू हुआ था जिसके बाद ये इसका रिजल्ट था। तो अब आप लोगों का तो एक ऑब्वियस सी मौकफ है बीइंग एन ऑपोजिशन की जी ये बिल्कुल नहीं खराबी है एंड ऑल दैट। अब इसके अंदर जहांगीर खान तरीन ने कह दिया है कि जी मैं नहीं देता था, नंबर वन। और उसके बाद अब जिस तरह की फवाद चौधरी साहब और ये लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उन पे नहीं आना चाह रहा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हम इनके ऊपर हद तक इज्जत का नोटिस भेजेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर एक बंदे का किचन है, आप लोगों को अगर वो पब्लिक होल्डर नहीं है, सीट होल्डर, तो फिर किस चीज का इतना ज्यादा एतराज है आप लोगों को? मंसूर साहब देखें, इस जो वजीउद्दीन साहब ने बात की है, जो पैसे खर्च करते थे इनके किचन पे या घर पे, इनके फेयर पे या एयरपोर्ट मतलब इंटरनेशनल टूर पे, इनके कोई सबूत तो नहीं होंगे मेरे ख्याल में, ये कैश पैसे देते होंगे और खर्चा करते हैं। हमारा सवाल ये है कि जिसको साकिब निसार साहब ने अमीन और सादिक करार दिया है, उसका घर सबसे पाकिस्तान में बड़ा घर है, वो घर रेगुलराइज गैर कानूनी जमीन थी, उसको रेगुलराइज किया गया। आज तक जिस शख्स ने अपना पेट्रोल नहीं डाला, आज तक उसने कोई किराया नहीं भरा, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप गलत, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है। आपकी फिक्र ये होनी चाहिए कि आपके जो लोग हैं वो किस तरह पैसे को उड़ा रहे हैं, वो जिन्होंने प्रॉपर्टियां कैसे बाहर बनाई, आपका इशू ये है।
आपको ये पूछना चाहिए अपनी क़यादत से कि जी आप लोग जो है ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसका आप इनकार करते रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर, कौमी आफ्ताब भाई जरा कमेंट, आफ्ताब भाई जरा, आफ्ताब इसके बारे में बताएं। खाने के ऊपर कोई इशू नहीं है, हमने भी कभी नहीं पूछा। आफ्ताब भाई जरा एक दफा कमेंट क्लियर कर लेने दें, उसके बाद मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूँ। सवाल जो है आप खेलदार से पूछें, खेलदार से ये पूछें कि ये आफ्ताब भाई मुझे जरा कमेंट ले लेने दें, आफ्ताब भाई मुझे जरा कमेंट ले लेने दें, मैं उसके बाद आपके पास बिल्कुल आ रहा हूं। आफ्ताब भाई मुझे जरा कमेंट क्लोज कर लेने दें। जी खेलदास। अलमिया ये है, जी। इस मुल्क में ऐसे शख्स, अलमिया ये है, इस शख्स को कैसे अमीन और सादिक करार दिया गया है, जिसने हर चीज मुझे ये बताएं, अगर कराची में नस्ला टावर के लोगों के घर रेगुलराइज नहीं होते, उनके घर को गिराया जाता है, बाकी लाखों लोग गिराए गए, बनी गाला का घर क्यों नहीं गिराया जाता? इस मुल्क का वजीर आजम है, जब वो पब्लिक से एक चेयर कर रहा है, एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, अगर कोई गैर कानूनी काम होता है, अगर कोई वो बेनिफिशियरी है तो उस पर बात होगी, क्यों नहीं बात होगी? ठीक, आपने आप कोर्ट पे जाए ना, कोर्ट पे लगाते रहे, आप ले जाए, आपने कोर्ट ने गिराया नेस्ले टावर को, आप भी कोर्ट में ले जाए। आफ्ताब भाई एक मिनट जरा, मुझे फिर प्रोग्राम नहीं होगा ना जी, जरा मुझे एक दफा प्रोग्राम कर लेने दें, मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूं जी। इस कोर्ट में लेके जाएं जहां पे जजेस उनके अमीन सादिक करार दे दें, जहां उनकी जो मनी ट्रेल है उसको सबको दुरुस्त समझा जाए, तो सादत की बात है, इंसाफ दिया जाए, तो उस पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। और पॉइंट आ गया, मैं आपको मंसूर बताऊं, जी मजीद इंसाफ नहीं है, ये अकबर है, बाबर नहीं है, हर आने वाला दिन इनकी करप्शन, इनके स्कैंडल, पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक है, ठीक, आप देख लें आपकी इधर है, वो सामने आएगा कौम के। खेलदास भाई पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट। जैल साहब, सर आपने आफ्ताब भाई का भी जुमला सुना, जो कमेंट थे आपने खेलदास साहब का भी सुना, मुझे जरा समझाएं ये हमारी पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है सर? जो कोई इख्तिदार में जब आएगा ऐसी चीजें सरफेस होती हैं और उसके बाद क्या यही तरीकेकार होना चाहिए और यही होगा जी? वी शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस, राइट? अनफॉर्चुनेटली गाइस साहब, तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, तीनों के ऊपर इल्जामात हैं। फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, आपको पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्जामात हैं, उनका भी सारे अदालतों में केस चल रहे हैं। अभी दोबारा FIA ने उनके खिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के साथ के अगेंस्ट वो दायर किया है जी। PTI के अगेंस्ट भी ये 2 केसेस हैं, उनके अपने लोगों ने दायर की, जो उनके इनसाइडर हैं, अकबर अहमद भी और जस्टिस साहब भी, ये लोग उनके अपने। अभी बात यह है कि हमारी कोर्ट्स को जरा तेज, हमारा निज़ाम इंसाफ थोड़ा तेज होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से रगेदना लंबा लंबा करके ये ठीक नहीं होता है, इससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर से लोगों का एतबार खत्म होता है। तो बात ये कि हमारा निज़ाम ऐसा हो, सियासी पॉलिटिकल अदालती निज़ाम भी ऐसा हो कि वो जल्द अज जल्द इन केसेस को फैसला करे ताकि पॉलिटिक्स आगे चले। अगर पॉलिटिक्स में सफाया भी होना है तो सफा हो के आगे चले। तो असली बात सारी हमारे इंसाफ के सिस्टम की है कि उसको थोड़ा हमें बेहतर करने की जरूरत है ताकि इन सारे मामलात का जल्दी फैसला हो और हमारी पॉलिटिक्स इसमें खामखा खराब ना हो। बिल्कुल सही, वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। आफ्ताब भाई मुझे जरा ये चीज बताएं, अभी जल साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये इस तरह के इल्जामात हवा में रह जाते हैं, मीडिया टॉक्स में आते हैं, हम लोग टॉक शोज करते हैं, आप लोग आके इसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट देते हैं, लेकिन इनका डिसीजन तो कोर्ट्स ने करना है। अगर आप लोग कोर्ट्स में जाएंगे और अदालतें आजाद हैं तो क्यों नहीं इन चीजों को कोर्ट में लेकर जाया जाता, वहां से फैसले ले ताकि क्लैरिटी रहे। रोज आप लोगों के ऊपर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कीचड़ उछाला जाता है, इसको क्लियर करने की बड़ी जरूरत है इस वक्त। देखिए मंसूर भाई, पहली बात तो ये कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो मैं नहीं चाहता कि मैं भी कोई कंट्रोवर्शियल हो जाऊं, लेकिन मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत ही इस वक्त कमजोर है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो इतने लैंगर ऑन होते हैं कि बेचारे जो लोग इंसाफ लेने वाले हैं वो इस दुनिया से भी चले जाते हैं, फिर उनके पोते पोतियां ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जायदाद के केसेस हैं,
सिंपल केस है कि जी एक वालिद है, एक वालिदा है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बहनें, एक भाई है। इसमें 15-15 साल केस चलाने का क्या तुक बनता है कि जी 15 साल चल रहे हैं, उसके बाद कोर्ट ही उसको डिसाइड करती है इसको ऑक्शन किया जाए है और फिर नीलाम करके उनको तक। तो जब केस, मैं ये कहता हूं कि जो भी केस है उसको, उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इस टाइम लिमिट के अंदर उस केस को डिसाइड करना है, उसका फैसला सुनाना है। और खास तौर पर जो सियासी लोग हैं, जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनके ऊपर ये चार्जेस है करप्शन के, जो कि आवाम के पैसे की लूटने की चार्जेस हैं या टैक्स का मामला है, या कोई, इनको डेली बेसिस पे चलना चाहिए और डेली बेसिस पे चलकर इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए कि 3 महीने से ज्यादा कोई केस नहीं चलेगा, 3 महीने के अंदर फैसला होगा और उसके बाद एक अपील होगी, ताकि ये 4-6 महीने के अंदर जो है ये फैसला हो जाए कि जी इन्होंने जुर्म किया है या नहीं किया। लेकिन अगर सालों साल अभी आएंगे, तारीखें लेंगे, फिर 1 महीने की तारीख दे दी जाएगी, फिर आएंगे, फिर एक तारीख लेंगे, फिर 1 महीने की तारीख दे दी जाएगी और फिर ये कहेंगे कि देखिए जी हम तो अदालतों के धक्के खा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं। ये नहीं बताते कि हम अदालतों से तारीखें ले रहे होते हैं, हम अदालतों में जा रहे होते हैं और कहते हैं कि केस ना चले, तारीख पे तारीख, ताकि चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, बिल्कुल सही, उनकी टाइम लिमिट होना चाहिए, उस टाइम लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल खेलदास भाई, पॉइंट आ गया जी आपका। अच्छा खेलदास भाई, लास्टली मुझे बताइएगा, कोर्ट्स के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट लगता है ऐसे है कि अगर फैसले हक में आ रहे हो तो ठीक है कोर्ट्स, अगर मुखालफत में आ रहे हो फैसले तो गलत है कोर्ट्स के डिसीजन। अब आज शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि हमने तमाम एविडेंसेस दे दिए हैं शहबाज शरीफ के केसेस को लेकर, सो अब जो फैसला आएगा या जो फैसला आएगा उसको आप लोग क्या समझे हैं? पहले आप समझ रहे हैं कि वो ठीक आएगा, गलत आएगा, कैसे देख रहे हैं? शॉर्टली बताइएगा जी। देखें ये शहजाद अकबर साहब, इसको कोई इख्तियार नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज लहराते हैं, वो चले गए अदालतों में। पहले भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ साफ पानी केस जो था उस पे अदालतों की जो जमानत हुई उस पे कमेंट्स पड़े हुए हैं। जो भी हमारी लीडरशिप पे इल्जामात लगे हैं वो अदालतों ने हमें क्लियर भी किया है और अदालतों ने हमें जमानतें भी दी है और अदालतों ने जो कहा है उसमें हुकूमत झूठी निकली है। ठीक है, हुकूमत का जो मौकफ है वो झूठा निकला है। इस शहजाद अकबर ये एक धुर है। देखे ना, हुकूमत कोई एहसाब नहीं कर सकती। अगर हुकूमत को एहसाब करना है तो पहले अपने घर से शुरू करें, अपने सफों से करें। तो ये तो वो कर ही नहीं रहे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं। इसके बाद मुझे आप बताएं, पानामा में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, उसी अदालत में इसको इमरान खान की ख्वाहिश पे फैसला दिया गया और उसको इमरान खान की ख्वाहिश पे नाअहली जो है बुनियाद, बिल्कुल आसिफ सईद मूसा साहब ने कहा था कि मेरे पास ले आओ केस, तो वो केस गया और उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब के बाकी पनामा के जो 400 कुछ ज्यादा लोग हैं वो कहां पे, उसका ठीक हो गया। खेलदास भाई पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। खेलदास कोस्तानी साहब बिल्कुल ठीक है जी, और खेलदास भाई बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। खेलदास कोस्तानी साहब थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, आप तीनों का जी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक छोटी लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इंसानियत और लाहौर पुलिस की आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पुलिस के 2 कस्टमर्स हैं। एक है ऑपरेशंस की जो साइड है पुलिस की, उसका कस्टमर है गवर्नमेंट, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन जिसका कस्टमर है एक आम आदमी। मैं आपको एक आम आदमी की आज बात सुनाऊंगा और स्पेसिफिकली बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ पंजाब पुलिस या ओवरऑल पुलिस के ऊपर अगर उनकी कारकर्दगी ठीक ना चल रही हो, लेकिन मेरे ख्याल में कई जगहों पर हमारे पास ऐसे अफसरान हैं जिनको इंसानियत की कदर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े सोच कर मैं ये जुमला बोल रहा हूँ। एक 3-4 माह पहले एक घर में एक शख्स था, चिंची चलाता था, एक गरीब आदमी, उसके 3 या 4 बच्चे थे और उसकी बेटी अगवा हो गई। वो बेचारा ढूंढता रहा, अपनी बेटी को नहीं मिला, पुलिस के पास गया, पुलिस ने भी उसको कोई लुक आफ्टर नहीं प्रॉपरली किया। उसने उसकी बच्ची के मोबाइल की कोई CDRs निकलवाई, पता चला जी वो किसी और ज़िले के अंदर है, वहाँ पर गया, वहाँ पर भी पुलिस वालों को लेकर कहीं जब उनके पास पहुँचा तो वो वहाँ से लेकर बच्ची को कहीं भाग गए हुए थे एंड ऑल दैट। इस पूरी सिचुएशन में 3-4 महीने लग गए। उसके बाद वो शख्स लाहौर में DIG इन्वेस्टिगेशन हैं शहजादा सुल्तान साहब, इनके पास आया और आके इन्होंने बताया कि जी ये हुआ है मेरे साथ। और ऑब्वियसली जो उसकी फीलिंग थी अपनी जवान जहान बच्ची को लेकर, वो एक मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जिनके घरों में बच्चे हैं उनको इस चीज़ का पता है।
उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम ने उसको कहा कि आज के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस केस में पुलिस मुद्दई बनेगी और पुलिस इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई और ड्यूटी के बाद उन्होंने उसको ट्रेस किया, पूरे केस को ट्रेस करने के बाद वो बच्ची उसके वालिद को प्रोवाइड की गई। इसी तरह एक गरीब लड़का, जहाँ पर हमारा दफ्तर है, इधर एक गरीब लड़का, उसकी बाइक चोरी हो गई और तमाम दफ्तर का ये ख्याल था कि अब तो ये कभी हो ही नहीं सकता मिले, लेकिन उस बच्चे की बाइक इन्हीं इन्वेस्टिगेशन की टीम ने, लाहौर वालों ने ढूंढ कर उसको दी। और वो लड़का मुझे जब मिला और वो मुझे मिल के कहता है, सर मैं बड़ा हैरान था कि मेरा तो शायद, मैं सोचता था पर्चा भी दर्ज नहीं होगा, लेकिन पर्चा भी दर्ज हो गया और इन्हीं लोगों ने, जिनको हम सारा दिन बहुत बुरा कहते हैं, इन्होंने ही वो ढूंढ के दिया। उसके बाद मैंने ज़रा एक ओवरऑल इन्वेस्टिगेट किया कि क्या सिचुएशन चल रही है। एक आम आदमी को रिलीफ अगर लाहौर की इन्वेस्टिगेशन टीम दे रही है, जो कि मैं आपको सच बताऊं एक सवाब है, एक ड्यूटी तो एक और चीज़ है, लेकिन आम आदमी, ये चिंगची या ये इस तरह के लोग, ये एक सवाब है जो ये लोग कर रहे हैं। एक नई टीम है लाहौर की, लेकिन मैं ओवरऑल बताऊं, अगर सीआईए पुलिस ने इस महीने के अंदर ए कैटेगरी के 13 इश्तिहारियों समेत 20 गैंग्स के 87 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं। गैंग्स के जो गिरफ्तार मुल्ज़मान से 7 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी, 54 तोले तलाई जेवरात और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। सीआईए मॉडल टाउन ने भी अपना एक एक्शन इसी तरह किया, जिसमें वारदात में जो वारदातें ये लोग करते थे, स्ट्रीट क्राइम, इसके 5 बड़े मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं। कत्ल और अंधे कत्ल के मुतअद्दिद व संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब आ गई बात व्हीकल व चोर के 10 गैंग्स के 25 पेशावराना मुल्ज़मान समेत 130, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 130 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। मुल्ज़मान से 3 करोड़ 43 लाख रुपए से जायद मालियत की 29 गाड़ियां और 534 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में व्हीकल छीनने और चोरी के 560 मुकदमात थे। मैं जहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पर मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा राव सरदार आईजी पंजाब, जिन्होंने ये एक नई टीम लाहौर के अंदर आई है, जिसको हेड जो है वो सीसीपीओ लाहौर फ़याज़ देव साहब कर रहे हैं। बड़ा अच्छा नाम है पुलिस का, साफ़ सुथरे आदमी हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिनका मैंने जिक्र किया, शहजादा सुल्तान, ही इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर, उसके बाद एसपी सीआईए हैं इनके आसिम साहब, उसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन दूसरे आफ्ताब हैं, हमज़ा हैं, और एक खातून भी इनकी टीम के अंदर हैं, अम्मारा। सो अ वेरी गुड वर्क डन बाय लाहौर इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर द सुपरविजन ऑफ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन एंड सीसीपीओ लाहौर, और इसका क्रेडिट पुलिस को जाता है। आज मेरा सवाल जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो शायद सबसे ज़्यादा पुलिस का क्रिटिक मैं हूं। आज मैं ही बैठ के आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं, उस इंस्पेक्टर की तारीफ कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी को आप बेहतर कर रहे हैं, एक आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है। अगर एक आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है और वो इन लोगों को जो ये वर्दियां पहनते हैं, जो इन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, ये उनके लिए कुछ बेहतर करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा काम है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। मेरी दुआ है, मेरी हमेशा से ये दुआ रहेगी कि ऐसे अफसरान आगे आने चाहिए जो एक आम आदमी की ज़िंदगी सुने। याद रखें, तगड़े आदमी, तगड़े लोगों के काम सारे लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके गलत कामों को भी काम माना जाता है कि जी ये भी करना चाहिए, लेकिन काम वो है जो अल्लाह की मखलूक का हो, अशरफुल मखलूकात का काम, एक आम आदमी का काम, एक सड़क पे चलने वाले का काम। मैं आज जो खुशी एटलीस्ट अपने इस टी बॉय में देखता हूं जो हमारे दफ्तर की, जिसकी बाइक चोरी हुई, और इस तरह बहुत सारे वो लोग जिनकी मोटर बाइक्स और इस तरह की चीज़ें इस स्ट्रीट क्राइम में निकल गई थी और वो उनको मिल रही हैं। दिस इज द मेन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अ वेरी गुड वर्क वंस अगेन टू लाहौर पुलिस, टू पंजाब पुलिस। ऐसे अफसरान राव साहब, ऐसे अफसरान पूरे पंजाब में चाहिए, ऐसे अफसरान चाहिए ताकि एक ट्रस्ट लेवल लोगों का और पुलिस का हो सके।
अगर रिफॉर्म्स करना है, मैं दोबारा कहूंगा, अगर रिफॉर्म्स करना है तो आम आदमी का ट्रस्ट लेवल पुलिस के ऊपर ठीक करें। अगर एक आम आदमी का ट्रस्ट लेवल पुलिस पर ठीक नहीं होगा तो ये तमाम रैंक्स, ये तमाम सब कुछ कब आया और कब गए और कब हम कब्र के अंदर चले गए, किसी को पता नहीं चलता। सो जितना वक्त है अच्छे तरीके से गुजारें और खुदा की मखलूक की खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते जिंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत। अल्लाह हाफिज।